ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा क्या है, ना हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर श्याम टाक, डायरेक्टर ऑफ हैप्पी इंग्लिश अकेडमी पीपार सिटी। सभी प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। तो शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा उसके बारे में चर्चा की थी, जो 3 नंबर का था। तो आज अपन चर्चा करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। तो इस बार अपन बोर्ड परीक्षा के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 पूछा जाएगा वो आपका टॉपिक टेंस से पूछा जाएगा। चाहे आप इसको टेंस बोलेगा, चाहे आप इसको बोलेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। बोर्ड परीक्षा के अंदर ये आपके 4 नंबर का है और टोटल आपके जो क्वेश्चन की जो संख्या आएगी वो भी 4 आएगी। आने का तरीका कैसा होगा, 2 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर एक वर्ब होगी और 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपके 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो शुरू करते हैं इसके बारे में आगे अपन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल देखिएगा, लिखा है कि यदि वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, डेली, एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम का मतलब है जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग इत्यादि एडवर्ब्स हो तथा वाक्य आपका सकारात्मक हो। सकारात्मक का मतलब है आपका वाक्य बिल्कुल कैसा हो, सिंपल हो। तो V1 या V1 के साथ में S, ES या IS का प्रयोग होगा। तो देखिएगा, आपको ये भी बता रहा हूं कि यदि आपका वाक्य सिंपल है तो V1 कब आएगा और V1 के साथ में S, ES और IS कब लगेगा, तो इनका भी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख दिया है ताकि आप एक एक नियम को अच्छी तरीके से लर्न कर सको। तो लिखा है कि यदि आपका वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन करता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं ये भी बच्चों को पता नहीं होता है। जैसे देखो ही, सी, इट। और सिंगुलर नाउन का मतलब है कोई भी एक वचन की संज्ञा हो, जैसे सीता, गीता, राम, लक्ष्मण, भरत, कोई भी एक वचन की नाउन हो तो उनके साथ में आपको V1 के साथ क्या लगाना है, या तो S लगाना है या ES लगाना है या IS। अब आपको ये भी और समस्या हो गई कि सर वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन होगा तो कौन सी वर्ब के साथ S लगेगा, कौन सी वर्ब के साथ ES लगेगा और कौन सी वर्ब के साथ IS लगेगा, तो उनका भी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया है। फिर आगे देखिएगा कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट बहुवचन करता हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं, वी, यू, दे, आई और कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब है जैसे गर्ल्स हो सकता है, बॉयज हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है। तो कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उस टाइम आपको किसका प्रयोग करना है, V1 का। तो आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब तो V1 आएगी और वाक्य का सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो V1 के साथ क्या लगेगा, S, ES या IES। अब देखिएगा, मैं आपको ES कब लगाना है, S कब लगाना है और IES कब लगाना है, इन तीनों बातों की चर्चा करते हैं। तो लिखा है कि यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन होने पर आप वाई के स्थान पे किसका प्रयोग कर देना, IES का प्रयोग कर देना। कैसे, जैसे मान लो कि ये वर्ड है आपका फ्लाई, तो देखिएगा सबसे पीछे आपका क्या है, वाई, और वाई के पहले जो एल है, एल आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा वाई के स्थान पे किसका प्रयोग हो गया, IES। जैसे वर्ड देखिएगा ट्राई, तो पीछे आपका क्या है, वाई, और वाई से पहले आर आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वाई के स्थान पे किसका प्रयोग हो गया, IES। अब आगे देखिएगा, पीछे वाई तो हैं लेकिन वाई के पहले ई आपका क्या है, ववल है। तो अपन का नियम है कि यदि वाई के पहले ववल आए तो केवल उस वर्ब के साथ में क्या लगेगा, S, तो ये लगेगा आपका S। आगे वर्ड देखिएगा, जैसे वर्ड है आपका टॉय, तो पीछे आपका वाई है लेकिन वाई से पहले ओ आपका क्या है, ववल है, तो क्या बन गया, टॉयज। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से ये नियम। अब आप कहोगे कि सर चलो ये तो नियम पसंद आ गया कि भाई IS कब लगेगा, तो मैं आपको दूसरा और भी बता देता हूं कि S कब लगेगा। बाकी और भी कोई वर्ब है तो उनके साथ में S लग जाएगा। अगला नियम देखिएगा आप, आगे एक और नियम है कि यदि वर्ब के अंत में S, SH, CH, O, X, Z हो तो उस वर्ब के साथ में क्या लगेगा, ES। जैसे वर्ब आ गई आपकी ब्रैकेट के अंदर गो,
तो देखो पीछे क्या है ओ, तो देखो इसके अंदर से आप देखिएगा यदि किसी भी वर्ब के पीछे ई होता है तो सिंगुलर में ई हो तो उनके साथ क्या लगेगा ईएस। जैसे वर्ड है आपका टीच, तो सबसे पीछे क्या आ रहा है आपका सीएच, तो इनके साथ भी क्या लगेगा ईएस। उसी प्रकार आगे से आगे आपका नियम ये चलता रहेगा। जैसे आपका लिखा है वर्ड बच, ऐसे बच का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बिन बिना नाम। तो अब देखिएगा आपको पहला नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और बोर्ड परीक्षा के अंदर मेरी बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा, एक सवाल पक्का आएगा इस नियम के साथ आपका। तो देखिएगा ये जो आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2, 3 और 4, ये आपके बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। देखो आपके 4 सवाल आएंगे, जिसमें से 2 जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसके ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ग मिलेगी और टेंस दे के आपको वर्ग को फिलअप करना है। और तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव ए बी सी डी आपको दिए मिलेंगे। इनमें से आपको जो करेक्ट है उनको क्या करना है, टिक मार्क करना है। तो देखिएगा अपन इनका सॉल्यूशन करते हैं अभी। जैसे पहला वाक्य है आई ऑलवेज खजेगा टेक टी विथ माई फ्रेंड्स, मैं हमेशा मेरे मित्रों के साथ क्या लेता हूं, चाय लेता हूं। तो देखिएगा सबसे पहले तो इस वाक्य के अंदर एडवर्ब को ढूंढिएगा, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है आपकी ऑलवेज। ऑलवेज आने के बाद दूसरा देखिएगा कि ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तो आपको वाक्य देखते ही पता चल गया कि ये वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव। इसके बाद में देखिएगा वाक्य का जो सब्जेक्ट है आई, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको पता चल गया। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जो आई है वो आपको प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो जब वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल हो और आपका ऑलवेज आया हुआ हो एडवर्ब के रूप में और वाक्य आपका अफर्मेटिव हो, 3 कंडीशन रखना है। वाक्य का सब्जेक्ट देखना है, एडवर्ब देखनी है और उसके बाद में वाक्य का स्ट्रक्चर देखना है कि अफर्मेटिव है कैसा है। तो ये तीनों कंडीशन देखने के बाद आपको आंसर को जज करना है। तो पता चल गया कि भाई वाक्य आपका एकदम सिंपल है, अफर्मेटिव है और ऑलवेज इसकी आइडेंटिफिकेशन है और वाक्य का सब्जेक्ट आई आपका प्लूरल है। तो आपने नियम पढ़ा था कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो क्या आएगी आपकी V1। तो कहीं पर भी यदि आपको V1 का प्रयोग करना है तो जो ब्रैकेट के अंदर जो आपकी वर्ब दी हुई होगी वो 100% आपकी जन्मजात क्या होगी, V1 होगी। तो आप उस वर्ब को क्या कर देना, फिलअप कर देना। जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब है उस वर्ब को आप बाहर लाके वापस क्या कर देना, यहाँ पे रीराइट कर देना। तो ये आपका सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, ही खल जाएगा गो टू कॉलेज दिल्ली, तो इसके अंदर पहचान क्या आ गई आपकी, दिल्ली। तो देखो वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अंदर क्या होता है, सिंगुलर में अपन V1 के साथ S भी लगाते हैं, ES भी लगाते हैं और IS भी लगाते हैं। तो अब मैंने आपको अभी नियम बताया था कि भाई S कब लगाना है, ES कब लगाना है, IS कब लगाना है। तो अब आपके नियम ऊपर आप आराम से वापस पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो वर्ब आई है गो, तो अभी आपने ऊपर नियम पढ़ा था और ये देखो आपके सामने नियम रहा था, देखो ये कि यदि किसी वर्ब के पीछे ओ है और वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन होता है तो उनके साथ क्या लगाते हैं, ES। तो इसके अंदर आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका गोज। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राची खल जगह फॉर 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले वो हमेशा 2 घंटे पढ़ती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एवरी प्लस टाइम आ गया। क्या आ गया आपका, एवरी प्लस टाइम आ गया। तो एवरी प्लस टाइम आ गया और वाक्य का सब्जेक्ट प्राची आपका क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर में V1 के साथ क्या लगता है, या तो S या ES या IES। तो देखिएगा यहाँ वर्ब को चेक कीजिएगा, वर्ब आपकी क्या है, स्टडी। तो स्टडी के अंदर देखिएगा पीछे क्या आ रहा है, Y, और Y के पहले क्या आ रहा है आपका, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो अभी आपने नियम पढ़ा था कि जिस वर्ब के पीछे Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो सिंगुलर में अपन Y के स्थान पे किसका प्रयोग कर देंगे, IES का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टडीज। अब देखो आपकी परीक्षा में गलत क्या होता है कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या तो S का प्रयोग होगा या ES का, इतना ही लिखा होता है। जो IES होता है ना, इनका मेंशन बहुत ही कम जगह पे होता है या होता भी नहीं है। तो देखिएगा आपका वर्ब इसका मतलब कुछ बच्चे इसको करेक्ट कर देंगे, लेकिन ये एब्सोल्युटली क्या है आपका, इनकरेक्ट है। तो अब आप बताइएगा कि जो IES का नियम है वो भी लर्न करना जरूरी है, क्योंकि IES के नियम से पता चला कि इनके साथ किसका प्रयोग होगा, स्टडीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दे यूजुअली खाली जगह जर्मन एंड फ्रेंच, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहचान के रूप में क्या आ गया आपका, यूजुअली आ गया। वाक्य का सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल। तो वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है और पहचान के रूप में यूजुअली है, तो आपका किसका प्रयोग हो जाएगा, V1 का। तो इसके अंदर जो V1 है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप दैट आपको ये बात समझ में आ गई। इनमें से आपका बोर्ड परीक्षा के अंदर एक सवाल पक्का है, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना पूरे कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं।
अब देखिएगा आगे क्या लिखा है, यदि वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, डेली, एवरी प्लस, टाइम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जो एडवर्ब आपको ऊपर दी हुई थी वो एडवर्ब यदि वापस आ जाए और आपका वाक्य कैसा हो, नेगेटिव हो या कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, तो कुछ भी मत करना, उसमें आपको एक वचन के साथ तो डच का प्रयोग कर देना और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग कर देना, डू का। और यदि आपका नेगेटिव हो तो साथ में क्या लग जाएगा, नॉट, और उसके बाद में किसका प्रयोग कर देना, V1 का। तो मेरी बात आप समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपको साइड में इस चीज को वापस एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि ये सेम की सेम एडवर्ब आ जाए और यदि आपका वाक्य कैसा हो, नेगेटिव हो, कैसा हो, नेगेटिव हो, या आपका वाक्य कैसा हो, इंट्रोगेटिव, कैसा हो आपका वाक्य, इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको या तो डू का प्रयोग करना है या डच का प्रयोग करना है और इसके बाद में नॉट और इसके बाद में किसका प्रयोग कर देना है, V1 का। यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या आ जाएगा, डच प्लस नॉट प्लस V1, और यदि वाक्य का सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, डू प्लस नॉट प्लस V1, और नेगेटिव नहीं है, केवल इंट्रोगेटिव है तो केवल डू या डच प्लस क्या आ जाएगा, V1। तो अब यहाँ पे देखिएगा, द स्टूडेंट डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, तो यहाँ पर पहचान के रूप में क्या आ गया आपका, ऑन संडेज। ऑन संडेज का मतलब होता है एवरी संडे, एंड प्रत्येक रविवार को। तो अब यहाँ से पता चल गया कि वाक्य आपका कैसा है, नेगेटिव है, और स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपकी, डोंट, क्या आ जाएगी, डू प्लस नॉट प्लस V1, तो डोंट गो। अगला देखिएगा, सी खा जाएगा नॉट लाइक टू वॉच टेलीविजन इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के रूप में क्या आ गया, इन द मॉर्निंग, और वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर में आपका क्या आता है, डच, तो क्या आ जाएगा, डज नॉट प्लस क्या आ जाएगा आपका V1, तो डज नॉट लाइक या डजंट लाइक। आई होप दैट समझ गए आप। अगला सेंटेंस देखिएगा, इसके आइडेंटिफिकेशन के रूप में एडवर्ब आपकी क्या आ गई, ओपन, और वाक्य आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव, और वाक्य का सब्जेक्ट कैसा है, यू। ऊपर आपने पढ़ा होगा यू क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो क्या आ जाएगी आपकी, डू, और डू के बाद में V1। V1 का मतलब है जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है उसको वापस क्या कर दो, रीराइट। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और बोर्ड परीक्षा में इनमें से एक सवाल पक्का आएगा, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला नियम देखिएगा क्या लिखा है, रूल नंबर 2 क्या लिखा है, यही नियम है, यही टेंस है। यदि वाक्य में कोई भी सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हेवनली बॉडी होती है, जो चीज संसार में एक जैसी है सब जगह पे, और वैज्ञानिक रूप से सत्य, यदि कोई बात है जो साइंटिफिक फैक्ट है, मतलब जो बातें वैज्ञानिक लोगों ने फाइनल की है, जैसे पानी 100 डिग्री पे उबलता है या हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो कोई भी जैसा ऐसा फैक्ट होता है तो उसके लिए, और कोई भी आपकी आदतन या नियमित कार्य है जो आपका हैबिचुअल एक्शन है, जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये आपकी डेली की डेली क्या है, हैबिट है, तो उस बात को दर्शाने के लिए, या कहावता, जैसे कोई प्रोवर्ब है, सेइंग है, मैक्सिम है, इनका मतलब यही होता है, कहावतें, मुहावरे, शुक्तियां, इनका प्रयोग हो तब भी आप किसका प्रयोग करोगे, या तो V1 का, या V1 के साथ S या ES का प्रयोग करोगे। कहने का मतलब है कि यदि वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य बात आ जाए, या वैज्ञानिक रूप से कोई बात सत्य हो, या कोई मैथमेटिक्स का फैक्ट हो, या आपकी डेली की कोई आदत हो, या कोई मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति कोई भी आ जाए, तो यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है। कैसे, जैसे देखिएगा अपन एक एग्जांपल से चेक करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है, द सन खाली जगह राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। तो ये आपका क्या बेटा, यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य बात है। तो देखिएगा द सन आपका क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर में आपको V1 के साथ क्या लगाते हैं, S या ES, तो इनके साथ क्या हो जाएगा, राइजेज, क्योंकि आपको पता है जिस वर्ब के पीछे S, SH, CH, O, X और Z होते हैं उनके साथ तो क्या लगता है, ES, लेकिन यदि उनके साथ ये वर्ड नहीं हो तो उन वर्ब के साथ केवल क्या लगाना है आपको, S। और सूर्य के पहले आर्टिकल क्यों दा लगा, क्योंकि जो भी हेवनली बॉडी हैं, जैसे द मून, द सन, द अर्थ, द मार्स, कोई भी हेवनली बॉडी है तो उसके पहले अपन आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाटर खलजेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी कितनी डिग्री पे उबलता है, 100 सेल्सियस। तो ये सार्वभौमिक क्या है, सत्य है। यह भी आदर्श वालों के हाफिल एग्जाम ये सवाल आया था डिटो कि पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो ये वैज्ञानिक सत्य है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, वाटर बॉइल्स, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट जो वाटर है वो आपका क्या है, सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है, क्योंकि जो भी नाउन अनकाउंटेबल होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। तो सिंगुलर में V1 के साथ क्या लग गया, S या ES जो भी लग गया।
ए बैड कारपेंटर खाली जगह ब्रैकेट के अंदर वर्ब है आपकी क्यूरेल विथ हिज टूल्स। इसका हिंदी मीनिंग ये होता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये इंग्लिश की आपकी एक कहावत है कि मारवाड़ी में कया करे कि भाई नाचू की करके आंगनो टेढ़ो। तो इसमें भी अपन को प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। अब देखिएगा ए बैड कारपेंटर, ये वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर में कुछ भी नहीं है, जो आपकी वर्ब दी हुई है उसके साथ आपको किसका प्रयोग कर देना है? एस का। अब एस लगेगा, एस लगेगा, वो आपका नियम ऊपर दिया हुआ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लग गया? एस। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखिएगा कि स्टार्स खलजेगा ट्विंकल एट नाइट, तारे रात्रि को क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। तो ये भी एक यूनिवर्सल क्या है? फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो जैसे देखो स्टार्स आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, अपन को अच्छी तरीके से पता है कि स्टार्स आपका अनकाउंटेबल है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर केवल किसका प्रयोग करना है? V1 का। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, कहीं पर भी आपको V1 का ऑप्शन मिले या आपको उस ब्लैंक के अंदर V1 का प्रयोग करना है, तो जो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी हुई है आप उसको वापस बिना चेंज किए, विदाउट चेंजिंग, आप उसको रीराइट कर दो, उसको वापस लिख दो। कहीं पर भी आपको उसमें चेंजिंग नहीं करना है। तो सीधी देखो मैंने जो यहाँ वर्ड लिखा था ट्विंकल, तो इस ट्विंकल को वापस यहाँ पे लिख देना है। आगे आप समझ में? अगला नियम क्या लिखा है? देखो रूल नंबर 3, ठीक है ना, इसको देखिएगा। इसमें से भी बोर्ड के अंदर एक बार सवाल आ चुका है। नियम क्या लिखा है कि यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तथा ब्रैकेट में बी ई हो तो रिक्त स्थान में इज आर एम, तथा पास्ट टेंस में हो तो किसका प्रयोग होगा? वाज वर्ग का। तो सीधी सी बात बता देता हूं बेटा, एक वर्ड होता है बी, ठीक है ना, बी का जो प्रेजेंट में अर्थ होता है वो तो क्या होता है? इच, एम और आर। क्या होता है? इच, एम और आर। और पास्ट में इसका मतलब क्या होता है? वाज या वर। तो देख लेना, यदि आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस का मिले तो इस बी का मतलब समझ जाना इज, एम, आर, और वाक्य पास्ट का मिले तो इसका मतलब समझाना उस वाक्य में क्या आएगा? वाज और वर। और ब्रैकेट के अंदर आपको बी ई दिया हुआ मिलेगा बी। तो देखो इसके अंदर पहला वाक्य लिखा, जैसे इंडिया खलजेगा रिच इन मिनरल्स एंड गेम्स इन एनिशियंट टाइम, कि भारत प्राचीन समय में खनिज संपदा और हीरे जवाहरातों से क्या था? संपन्न था। तो कहने का मतलब यहां से अपन को पता चल रहा है कि एनिशियंट टाइम, ठीक है ना, एनिशियंट टाइम का मतलब होता है प्राचीन समय में। तो आप इस वाक्य को देख के बता सकते हो कि ये घटना प्रेजेंट की है या पास्ट की। ये बात पास्ट की है, आज नहीं है, वो प्राचीन समय में था। तो इसका मतलब वाक्य पास्ट में है। और वाक्य का सब्जेक्ट इंडिया क्या है? आपका सिंगुलर है। तो यहाँ पे आपकी हेल्प बी का मतलब क्या हो जाएगा? वॉच। सेकंड देखिएगा, फेमिनीज एंड ड्रॉट्स, कहने का मतलब अकाल और सूखा कॉमन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर क्या है? कॉमन है, आम बात है। तो आपने हमेशा देखा होगा फ्रिक्वेंटली राजस्थान के अंदर कभी बारिश होती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। सूखा और अकाल हर साल यहाँ पे पड़ते रहते हैं। तो ये प्रेजेंट की बात है। तो यहाँ पे फेमिन्स एंड ड्रॉट्स, ये वाक्य का सब्जेक्ट देखो किन से जुड़ा बेटा? एंड से जुड़ा है। तो क्या हो गया? प्लूरल। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? आपकी आर। जैसे देखो सी खलजेगा बी बॉर्न इन 2002, उसका जन्म कब हुआ? 2002 में। तो अभी 2025 लग चुका है। तो घटना किसकी है? पास्ट की। तो सी एक वचन है, तो यहाँ पे क्या कर देना? वॉच। ये वाला सवाल बोर्ड के अंदर आया था, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ये सवाल बोर्ड के अंदर आ चुका है इस टाइप का कि वंस अपॉन ए टाइम देयर खलजेगा बी ए किंग, एक समय की बात है, एक राजा था। आपकी स्टोरी सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से स्टोरी वाला पार्ट करूंगा। 5 स्टोरी आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। कोशिश है कि इफ गॉड विल्स, भगवान की इच्छा हुई तो आपका 5 में से एक स्टोरी मिल जाएगी। बिल्कुल मैं एक एक सवाल की चर्चा आपके सामने करूंगा। तो देखो आपने वहां स्टोरी में पढ़ा होगा, ऐसा वाक्य खूब आते हैं। ये देखिएगा, द सोल खाली जगह इमॉर्टल, आत्मा क्या होती है? आत्मा क्या होती है? अमर होती है, ठीक है ना। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, और मॉर्टल का मतलब क्या होता है? नश्वर। तो बताइएगा ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य फैक्ट है कि आत्मा हमेशा अमर होती है। मरता कौन है? शरीर। आत्मा कभी नहीं मरती है। तो ये फैक्ट है। तो प्रेजेंट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज। आई होप दैट आप इस नियम को भी अच्छी तरीके से समझ गए हो। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला नियम। अगला नियम क्या है? अगला नियम देखिएगा, लिखा है कि यदि वाक्य में फ्यूचर का कोई भी पूर्व नियोजित कार्यक्रम हो, जिसका देखो ब्रैकेट में समझना जरूरी है, क्या लिखा है? प्री अरेंज्ड ऑफिशियल प्रोग्राम हो तो रिक्त स्थान में V1 या V1 के साथ SAS का प्रयोग
होगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए नियम क्या कह रहा है। ये नियम ये कह रहा है कि वैसे तो बेसिकली अपन फ्यूचर टेंस की घटना किस में लिखते हैं, फ्यूचर में लिखते हैं। कहने का मतलब विल सेल प्लस V1 से उस वाक्य को बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर का ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जहां पे वो बात क्या है, ऑफिशियली फाइनल है, या अपनी भाषा में बोले तो ऐसा कोई सेंटेंस जहां पे कोई भी कार्यक्रम या शेड्यूल सरकार के द्वारा जारी होता है जिसका टाइम टेबल फिक्स है। जैसे मान लो कि भाई भजनलाल जी शर्मा जो सीएम है, कल पीपा सिटी आएंगे तो उनका जो कार्यक्रम है वो फिक्स्ड है टाइम टेबल। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली जाएंगे कल, तो उनका भी कार्यक्रम क्या है, फिक्स है। जैसे अपन की जो स्कूल है वापस रीओपन कब होती है, जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू होती हैं, तो वो भी कार्यक्रम क्या है, शेड्यूल तय है। तो जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा फिक्स्ड होता है, ऑफिशियल होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, तो ऐसी फ्यूचर की घटनाओं को बताने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट टेंस का। जैसे एग्जांपल देखिएगा, लिखा है द पीएम खर्जेगा विजिट दिल्ली टुमारो, कि पीएम है जो कल कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो पीएम की जो यात्रा है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके आने से पहले सब चीजों की तैयारियां होगी। तो यहाँ पे आपको वाक्य के अंदर लिख देना पड़ेगा, वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका विजिट। और ये चाहकर भी इसके अंदर ऐसा भर दिया, क्या भर दिया, विल विजिट, क्या भर दिया, विल विजिट, तो ये आपका क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। क्योंकि आप क्या करोगे, टुमारो दे के इसके अंदर किसका प्रयोग कर दोगे, विल सेल प्लस V1। लेकिन फ्यूचर के अंदर वो घटनाएं लिखी जाती है जिनका टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, जिनके कोई भी चांसेस 50% होता है। तो आई होप दैट आप समझ गए, जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा जारी होते हैं, जिनका टाइम टेबल ऑफिशियल हो, फिक्स्ड हो, तो ऐसी घटनाओं को अपन को प्रेजेंट में लिखना है। फिर देखिएगा, द फर्स्ट ट्रेन फॉर जोधपुर खर्जेगा लीव एट 4 AM। जोधपुर के लिए जो पहली ट्रेन है वो कितने बजे छूटती है, 4 बजे। तो बसों का टाइम, रेलवे का टाइम और ट्रेनों का टाइम ये भी क्या है, ऑफिशियल है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ल्यूज, क्या लिखना पड़ेगा, ल्यूज। तो ये भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। अगला देखिएगा, और स्कूल्स का जगह रीओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। हमारी जो स्कूलें हैं वो किस महीने में वापस खुलती हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो ये भी सरकार का टाइम टेबल क्या है, ऑफिशियल है, फिक्स्ड है। तो अब देखिएगा, और स्कूल्स आपका प्लूरल है, तो प्लूरल में कुछ भी नहीं करना है, वापस किसका प्रयोग कर देना है, V1 का। मैं फिर कह रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या होती है, V1। कहीं पे V1 भरना हो तो आप इसको भर देना। आई होप दैट ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए। चलते हैं आगे वाला नियम क्या कह रहा है। आगे वाला नियम कह रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस, पहले तो बता देता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं, जिन वाक्यों की शुरुआत डोंट प्लस V1 से हो, प्लीज काइंडली से हो, ऑलवेज नेवर से हो और लेट से हो, तो ऐसे वाक्यों को अपन क्या बोलते हैं, इंपरेटिव। और इसके बाद किसका प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होगा। लेकिन इसके बाद में दूसरा वाक्य आगे जारी है, कोई नया वाक्य और शुरू हो गया है, तो उसमें आप किसका प्रयोग करोगे, ERM प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे। बात को समझे, केवल वाक्य आपका डोंट से, प्लीज से, काइंडली से, ऑलवेज, नेवर और लेट से हो तो इसके बाद आप V1 का प्रयोग करें। और लेकिन उसके बाद में नया वाक्य और शुरू हो जाता है तो उसके अंदर आप किसका प्रयोग करेंगे, ERM प्लस V1 प्लस ING। एक वचन में इज आ जाएगा, बहुवचन में आर आ जाएगा और आई के साथ एम आ जाएगा। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, वाक्य लिखा है डोंट खर्जेगा डिस्टर्ब मी आई डू माई होमवर्क। तो देखो पहला सेंटेंस लिखा है डोंट, तो अपने अभी पढ़ा कि डोंट के बाद किसका प्रयोग होगा, V1 का। तो इस वर्ब को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, रीराइट कर देना है। फिर आगे देखो, यहाँ पे तो ये वाक्य पूरा हो गया, अब ये नया वाक्य और आ गया, ये इस वाक्य का क्या है, वापस सब्जेक्ट है। तो अब इस वाक्य में किसका प्रयोग होगा, ERM प्लस V1 के साथ ING। तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम, और डू के साथ क्या हो जाएगा, डूइंग। क्या हो जाएगा आपका, डूइंग। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला वाक्य देखिएगा, और जैसे ही आप कर लोगे, ये वाक्य देखिएगा लुक, यानी देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा लुक, ये वाक्य यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया V1 से। आगे नया वाक्य क्या आ रहा है, मंकीज आर जंपिंग हियर एंड देयर ऑन द ट्रीज। तो अब यहाँ पर भी आपको क्या करना बेटा, जैसे यहाँ पे आपको आंसर दे दिया मैंने साथ में, तो मंकीज आपका एक वचन या बहुवचन, बहुवचन है तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, R प्लस V1 के साथ ING। आई होप दैट आप इस नियम को अच्छी तरीके से समझ गए। ये कर लोगे। या देखो लेट आ गया, तो लेट के बाद किसका प्रयोग होगा, V1 का।
अगला नियम देखिएगा, जो नॉर्मली नियम है कि कोई भी मोडाल्स आ जाए तो मोडाल्स के बाद में भी किसका प्रयोग होता है, V1 का। जहां पर आपको V1 बोले तो कुछ भी मत करना, ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब है ना उस वर्ब को वापस रीराइट कर देना, कोई इंटरफेयर नहीं करना है अपने मन से। जैसे यहाँ पे कोई मोडाल्स तो आपको पता ही है ना, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, डाई, नॉट। अब मैं यहाँ पे एक अच्छी खासी चीज बता रहा हूँ, हेड बेटर। ये क्या है, हेड बेटर के बारे में बात करते हैं। देखिएगा हेड बेटर क्या है। बेसिकली हेड बेटर को मोडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोडल ऑक्सिलरी, AUXILIARY, मॉडल ऑक्सिलरी फ्रेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी फ्रेज। तो ये हेड बेटर भी एक आपका मॉडल ऑक्सिलरी फ्रेज है, एक वाक्यांश है। इसका मतलब, इसका जो प्रयोग होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। किसके लिए होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। किसी को आप बहुत ही मजबूती से सलाह देना चाहते हो या वार्निंग देना चाहते हो तो अपन इसका प्रयोग करते हैं, हेड बेटर। और हेड बेटर का बेसिकली अर्थ होता है अच्छा रहेगा। जैसे यू हैड बेटर इंप्रूव योर बैड हैबिट्स, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपनी गलत आदतों को क्या कर लो, सुधार लो। या यू हैड बेटर नॉट अकम्पनी मी, ठीक है ना, कि आप मेरे साथ नहीं चलिएगा, ये आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज है सलाह देने के लिए यूज होता है। तो देखिएगा यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, सबका उत्तर आ चुका है। सीधा मोडास देखिए, कुछ भी नहीं है, जो ब्रैकेट वाली वर्ब है इन वर्ब को इसके अंदर वापस क्या कर दो, फिलअप कर दो। सबके बाद में V1 आएगी और V1 को वापस भर देना है, कोई इंटरफियर नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगला नियम देखिएगा। हाँ, टिक कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें से आपका एक सवाल बनने का पूरा चांसेज है, पहले वाले नियम में से भी बनने का चांसेज है। इस नियम को टिक कर दीजिएगा। मैं आपको 5-6 नियम इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना, आपके 4 नंबर के सवाल उनमें से फाइनली आ जाएंगे। तो देखिएगा क्या नियम है, यदि वाक्य में आपका नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, टुडे, टू नाइट, दीज डेज, दिस प्लस टाइम इत्यादि एडवर्ब हो तो रिक्त स्थान में इच, आर, एम प्लस V1 प्लस किसका प्रयोग करना, ING का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टिक मार्क कर दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब है जो सेंटेंस में मिलेगी, एक तो नाउ आ सकता है, एक आपका एट दिस टाइम मिल सकता है, एक आपका टुडे मिल सकता है, टू नाइट मिल सकता है और दीज डेज। ये आपकी इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंदर आपको मिलेगी। तो इनमें से कोई भी मिल जाए तो आप इच, आर, एम प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग कर देना। ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि एक वचन में इज आएगा, बहुवचन में आर आएगा और आई के साथ क्या आएगा, एम, जो मैंने शुरू में बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि क्या लिखा है, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ING जोड़ते समय आप ई को क्या करोगे, हटाओगे। कभी कभार आपको नियम रूल सब आते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि मतलब कोई भी वर्ब के पीछे ई आता है, उस ई को वहां से रिमूव तो करते नहीं हो और साथ में ING ऐड कर देते हो, तो वो वाक्य फिर आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो देखिएगा जैसे वर्ड आ गया आपका कम प्लस ING, तो अब इनके साथ आप ING ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, कमिंग। लेकिन देखो यहाँ से जो ई है वो यहाँ से क्या हो गया है, हट गया है। जैसे देखो एग्जामाइन, तो क्या हो गया, एग्जामाइनिंग, तो देखिएगा जो ई था वो यहाँ से क्या हो गया है, हट गया है। आई होप दैट कि आप इस नियम को समझ गए हो। छोटी सी बात, एक नियम छोटा सा और समझिएगा इनके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने के लिए, कि वर्ब के अंत में यदि सिंगल वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो ING जोड़ते समय कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे, डबल। कैसे, जैसे आपका वर्ड है रन, अब देखो सबसे पीछे एन आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, और यू आपका क्या है, वोवेल। तो कुछ भी मत करना, कॉन्सोनेंट ING जोड़ते कॉन्सोनेंट को डबल कर दो। ये ING जोड़ा तो ये देखो कॉन्सोनेंट आपका क्या हो गया, डबल। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब देखिएगा जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द BJP खलजेगा रूल ओवर राजस्थान एट प्रेजेंट, कि अभी वर्तमान में BJP है जो राजस्थान के ऊपर अपना क्या कर रही है, शासन कर रही है। तो पहचान के रूप में वर्ड क्या आ गया आपका, एट प्रेजेंट। BJP एक वचन है तो एक वचन में क्या आ जाएगा, इच, और इसके बाद में देखो RULEING। सपोज कल्पना करो आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ING लगाते ई को आपको यहाँ से क्या करना है, हटाना है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह आपका क्या आएगा, इच, क्या आएगा, इच, और RULING, इज रूलिंग। और एग्जाम्पल देखिएगा, मैनी फॉरेनर बर्ड्स कम टू इंडिया दीज डेज, तो इसके देखो आइडेंटिफिकेशन के रूप में वर्ड क्या, एडवर्ब क्या आ गई आपकी, दीज डेज। तो यहाँ पे देखो मैनी फॉरेन बहुवचन है तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, आर,
और देखो वर्ब के साथ ई लगा है तो आईएनजी लगाते समय ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। आई होप दैट कि आप अच्छे से कर लोगे। सेम का सेम ये वाक्य है, सेम का सेम नीचे वाला, जैसे टुडे है, वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम, और गोइंग का गोइंग। आई होप दैट कि आप ये भी समझ गए। अगला वाक्य एट दिस टाइम, तो इसके अंदर पहचान आपकी क्या आ गई, एट दिस टाइम आ गई, और ही एक क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा आपका इच, और प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लेइंग। आई होप दैट कि आपको ये नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया। टिक कर देना जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। हम पढ़ते हैं आगे वाला नियम। अब देखिएगा नेक्स्ट टूल, जो एक बार नॉर्मली पढ़ लेना है, कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। क्या लिखा कि यदि वाक्य में कोई नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाला कार्य का बोध हो तो उसमें आप ERM प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करें। जैसे देखिएगा आप 10th क्लास के बच्चों के लिए इस टाइप का एग्जाम्पल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कल आप बड़ी क्लासों में आओगे तो आपको इस टाइप का भी वाक्य मिलेगा। जैसे ये वाक्य लिखा है कि आई खरीदेगा बाई ए न्यू कार टुमारो। अब आप बच्चों के क्या है कि टुमारो देखते ही स्कूलिंग टाइम के अंदर इतना ही बताया जाता है। टुमारो आती है आपके दिमाग में क्या आता है, सीधा या तो आता है विल, या क्या आएगा विल सेल प्लस क्या आएगा आपका V1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके दिमाग में यही स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि वाक्य में टुमारो आए तो उसके अंदर ध्यान रख लेना HMR प्लस V1 प्लस ING का भी प्रयोग हो सकता है। कैसे, जैसे ये वाक्य आई खरीदेगा बाई ए न्यू कार टुमारो, कल मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं, तो अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, आई एम बाइंग, क्या लिखोगे, आई एम बाइंग, ये भी लिख सकते हो। और यदि आपका ब्रैकेट के अंदर नहीं, सॉरी, ऑप्शन दे दे और उस ऑप्शन के अंदर मान लो जैसे ये सेम का सेम सेंटेंस दे दे और वहां पे आपका विल सेल प्लस V1 नहीं है, तो उस टाइम आपका राइट क्या माना जाएगा, एम बाइंग। और यदि आपका ऑप्शन में ये है ही नहीं तो आप इनकी जगह कर सकते हो किसका प्रयोग, शैल बाई, किसका प्रयोग कर सकते हो, शैल बाई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों टेंस आ सकते हैं ऐसी घटनाओं के लिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 9 को टिक कर दो, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आप सिलेक्ट कर दो। और जो मैं एडवर्ब कहूं उसको टिक कर दो, परीक्षा में आने वाली, एक तो जस्ट, एक ऑलरेडी, एक येट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आपकी रिसेंटली, इसको अच्छे से टिक करें, और एक आपका एवर, बाकी कोई भी नहीं। और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, यदि आप इस ट्रिक का सहारा लो तो आपको याद हो जाएगी। जैसे राजू शेट्टी, इसकी एक ट्रिक है राजू शेट्टी। कैसे, इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी एडवर्ब आ रही है। जैसे देखो आर पे क्या आ गया, रिसेंटली, ए पे क्या आ गया, ऑलरेडी, जे पे क्या आ गया, जस्ट ए नाउ, यू पे क्या आ जाएगा, अनटिल, एस पे क्या आ जाएगा, सो फार, एच पे क्या आ जाएगा, हार्डली, हार्डली भी इसकी एडवर्ब होती है एक, और ई पे क्या आ जाएगा, एवर, टी पे क्या आ जाएगा, टिल, और वाई पे क्या आ जाएगा आपका, येट। राजू शेट्टी, इनको टिक कर दो, इनसे बाहर नहीं जाती हैं। तो यदि आपकी ये एडवर्ब मिल जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, या तो हैज या हैव प्लस क्या आएगा, V3। और ये बताने की जरूरत नहीं है, एक वचन में हैज और बहुवचन में हैव। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही खरीदेगा जस्ट अराइव फ्रॉम द ऑफिस, तो सबसे पहले देखो इसमें एडवर्ब आपकी क्या आ गई, जस्ट। ही एक वचन या बहुवचन, एक वचन है तो एक वचन में किसका प्रयोग कर देना, हैज का। और अराइव की V3 क्या हो जाएगी आपकी, अराइव्ड, क्या हो जाएगी आपकी, अराइव्ड। ये आपका हो गया वाक्य। सेकंड देखिएगा, आई ऑलरेडी खरीदेगा हैव माई लंच, तो सबसे पहले ऑलरेडी आ गया पहचान के रूप में, आई के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैव, सब पता है आपको, और इसके बाद में हैव की V3 क्या हो जाएगी, हैड, तो इसमें आ जाएगा हैव हैड। भोजन लेने के सेंस में हमेशा क्या आता है, हैव आता है। फिर देखो सी कंप्लीट हर ग्रेजुएशन येट, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब सुनिएगा, आप इसके अंदर यदि ऐसा लिख दोगे सी हैज और इसकी V3 क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, COMPLETED, लेकिन फिर भी आपका ये वाक्य गलत है, फिर भी आपका वाक्य गलत है। क्यों, क्योंकि यदि वाक्य के अंदर आपका येट आए, क्या है, येट आए, तो उस टाइम आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड, दिमाग में रखना है। कई वाक्य के अंदर येट आए तो उस टाइम हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्या लगेगा, नॉट। अब आपका ये सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रख लेना। यदि आप इसका नॉट नहीं लगाओगे तो इसका ट्रांसलेट क्या हुआ, शी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन येट, यानी उसने अभी तक है जो अपनी ग्रेजुएशन कर ली है। नहीं, अजीब सा लगता है बोलने में, ऐसा होगा कि उसने अभी तक है जो अपनी ग्रेजुएशन नहीं की है। येट का मतलब होता है अभी तक। आगे बढ़ते हैं,
अगला नियम क्या लिखा है, हाँ इस नियम को मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से भी आपका एक सवाल डेफिनेटली आएगा, अच्छे से याद कर लेना। तीनों टेंस एक साथ में बता रहा हूं। क्या लिखा है, यदि समय से पहले यदि वाक्य में फॉर या सिंस अथवा ऑल हो, ठीक है ना, सीधा समझिए कहीं पर भी वाक्य के अंदर क्या आ जाए आपका फॉर सिंस प्लस क्या आ जाए, टाइम आ जाए। क्या आ जाए वाक्य के अंदर, फॉर सिंस प्लस टाइम। ऑल है जो बहुत ही कम चांसेस में आता है, लेकिन दिमाग में रखना है, कहीं पर भी वाक्य के अंदर फॉर सिंस प्लस टाइम मिल जाए तो उस वाक्य के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब या तो है जाएगी या हैव आएगी, इसके साथ बीन आएगा और इसके साथ वी1 और इसके साथ क्या आएगा, आईएनजी। अब मेरी बात सुनिएगा, फॉर सिंस प्लस टाइम ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में भी आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में भी आएगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में भी आएगा। तो अब आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो सीधी सी ट्रिक बता देता हूं, देखिएगा 99% तो प्रेजेंट टेंस ही आता है, लेकिन हाउ एवर आ जाए तो चिंता ना करें, एकदम सीधी ट्रिक, तीनों टेंस एक साथ में बता देता हूं। यदि वाक्य में फॉर सिंस प्लस टाइम आए और आपको लगे कि वाक्य प्रेजेंट का है तो किसका प्रयोग कर देना, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी1 के साथ में आईएनजी। लेकिन आपको वाक्य के अंदर फॉर सिंस प्लस टाइम मिले, लेकिन एक साइड का वाक्य किस में मिल जाए आपको, पास्ट टेंस में। किस में मिल जाए आपको, पास्ट टेंस में। कहने का मतलब कोई भी साइड का वाक्य यदि पास्ट टेंस में मिल जाए तो उसके अंदर आप किसका प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का। किसका प्रयोग करोगे, हैड बीन प्लस किसका प्रयोग करोगे, वी4 का। वी4 का मतलब होता है वी1 के साथ आईएनजी। और यदि वाक्य में फॉर सिंस प्लस टाइम आ जाए और एक साइड का वाक्य किस में आ जाए, फ्यूचर टेंस में आ जाए, तो आप किसका प्रयोग कर देना, उस हेल्प विल या शैल। किसका प्रयोग कर देना, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस किसका प्रयोग कर देना, V4 का। तो तीनों टेंस एक साथ में समझा दिए। अभी यहाँ पे एग्जांपल से बता दूंगा, जैसे देखो शी एंड हर सिस्टर इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया बेटा, सिंस प्लस क्या आ गया, टाइम। अब देखो इसके साइड में कोई भी पास्ट का वाक्य नहीं है, कोई भी फ्यूचर का वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी1 के साथ आईएनजी। जैसे देखो सी एंड हर सिस्टर, तो एंड से दो वाक्य के सब्जेक्ट जुड़े हैं तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव, इसके बाद में क्या लग जाएगा, बीन, और इसके बाद में वी1 प्लस आईएनजी। तो वर्क का क्या हो जाएगा आपका, वर्किंग। क्या हो जाएगा आपका, वर्किंग। आई होप दैट आपको समझ में आ गया। अब मैं इसी वाक्य को पास्ट में कन्वर्ट करूं तो जैसे सी एंड हर सिस्टर खाली जगह वर्क इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, और मैं आगे एक नया वाक्य जोड़ दूं इनके साथ में, व्हेन आई रिच्ड देयर, जब मैं वहां पे पहुंचा तो वो दोनों इस टाइम कार्य। तो अब देखिएगा साइड का वाक्य किस में आ गया आपका, ये देखो व्हेन आ गया, ये आपकी क्या आ गई, V2। तो अब साइड का वाक्य किस में आ गया, पास्ट में। तो इनकी जगह पे किसका प्रयोग हो जाएगा आपका, हैड बीन का। किसका प्रयोग हो जाएगा, हैड बीन का। समझ में आ गया। तो कुछ भी नहीं, साइड का वाक्य यदि पास्ट में हो तो हैड बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी, और साइड का वाक्य फ्यूचर में हो तो विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी। आगे बता देंगे और चलेगा आगे। द कॉलेज खाली जगह रन ए कंप्यूटर कोर्स फॉर 2 years। तो देखो फॉर किसके लिए आता है, अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 years। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द कॉलेज एक वचन है तो क्या आ जाएगा, हैज और बीन, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, रनिंग। क्या हो जाएगा आपका, रनिंग। तो ये इसके अंदर आ गया आपका ये। आई होप दैट आप आराम से वाक्य कर लोगे, समझ में आ गए अच्छी तरीके से। देखो और समझना, लास्ट ईयर बोर्ड के अंदर सवाल आया था, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट प्लस टाइम को देखते हैं, किसको देखते हैं, लास्ट प्लस टाइम को देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज का है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज का नहीं है। यहाँ पे लिखा है यदि आपके लास्ट से पहले आर्टिकल क्या मिल जाए, द, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कार्य पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन वर्तमान में अभी भी वो काम क्या है, चल रहा है। ठीक है ना, अभी वो बंद नहीं हुआ है। जैसे ये वाक्य, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, ही खाली जगह डू हिज वर्क सीरियसली फॉर द लास्ट 5 hours। ठीक है ना, कि वह पिछले 5 घंटों से अपने कार्य को बड़ी सीरियसली होके कर रहा है। तो पिछले 5 घंटे तो पास्ट में चले गए, लेकिन उसके काम करने का दौर अभी भी क्या है, जारी है। तो जो घटना पास्ट में शुरू होती हैं लेकिन वर्तमान में भी चल रही होती हैं, तो ऐसी घटनाओं को अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में लिखते हैं। तो इसके अंदर भी आपका क्या आएगा, आपका हैज बीन डूइंग। क्या आएगा आपका, हैज बीन डूइंग।
अब देखिएगा एक और समझा रहा हूं, तीनों एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल हैं। द कैटल खलजेगा ग्रेज इन द मेडो सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी देखो सिंस प्लस क्या आ गया टाइम, लेकिन ध्यान रख लेना द कैटल हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। कैटल हमेशा क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आपका क्या आएगा, हैव बीन आएगा। क्या आएगा, हैव बीन। और यहाँ पर देख लेना जैसे वर्ब है आपकी GRAZING, ING लगाते ई को क्या करोगे, हटाओगे। ये वाक्य देखिएगा, ये पिछली साल से बोर्ड में आया था। कहाँ आया था, ये बोर्ड के अंदर एग्जाम में आया था, ठीक है ना। इसको देखिएगा, मोस्टली बच्चों ने इसको गलत भी किया था, लेकिन इस वाक्य के अंदर देखिए, ये वाक्य कह रहा है कि सी खलजेगा टीच इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, यानी वो पिछले साल से हैं जो इंग्लिश क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो उसके पढ़ाने का दौर अभी भी जारी है, पिछले साल से शुरू हुई, लेकिन अभी वो वर्तमान में भी उसको क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाक्य किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यदि आपने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, हैड बीन, किसका प्रयोग किया है, हैड बीन टीचिंग का, किसका प्रयोग किया है, हैड बीन टीचिंग का, तो ये आपका गलत माना जाएगा। इसकी जगह आपका होगा हैज बीन टीचिंग। यदि ऑप्शन के अंदर हैज बीन टीचिंग नहीं हो और 4 ऑप्शन दिए हुए हो जिसके अंदर आपका हैज बीन नहीं हो, तो फिर अपन उसके बारे में जज कर सकते हैं कि भाई हैड बीन आ सकता है। बट यदि इस टाइप से वाक्य आए तो इसका मतलब यह होता है कि वो पिछले साल से इंग्लिश पढ़ा रही हैं, तो अभी भी उसके पढ़ाने का दौर जारी है, रुका नहीं है। तो जो घटना पास्ट में शुरू हुई वर्तमान में भी चल रही है, तो ऐसी घटना को अपन किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। आ गया समझ में। यहां से एक सवाल पक्का आएगा, ध्यान से रखना। अगला देखिएगा, इसको भी मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। इनमें से भी आपका सवाल आने का क्या है, चांसेज है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, यदि वाक्य में भूतकाल की कोई भी घटना हो या भूतकाल से संबंधित कोई एडवर्ब हो, जैसे टिक कर दो यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, और एक आपका वर्ड है एगो, इनमें से कोई भी एडवर्ब आए, ये इंपॉर्टेंट है। या इसके अलावा वंस अपॉन ए टाइम, इन चाइल्डहुड, इन एनिशियंट टाइम, इन यूथ, ऐसी वर्ड आए तो अभी आप किसका प्रयोग करोगे, V2 का। V2 का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये सेम का सेम एडवर्ब आ जाए या इनमें से कोई पहचान वाला शब्द आ जाए या भूतकाल की कोई घटना आ जाए और वाक्य आपका कैसा हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड प्लस नॉट प्लस V1। कैसे देखिएगा, जैसे आई गो टू द मूवीज विथ सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, तो सबसे पहले इसके अंदर एडवर्ब पहचान के रूप में क्या आ गया, लास्ट प्लस टाइम। वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में किसका प्रयोग होता है, V2 का। किसका प्रयोग होता है, V2 का। तो गो की V2 क्या हो गई आपकी, वेंट। क्या हो गई आपकी, वेंट। आ गया समझ में। दूसरा वाक्य, मिस्टर रॉय एंड हिज फैमिली लिव दिस पैलेस ए मंथ एगो, तो यहाँ पे पहचान के रूप में क्या आ गया, एगो। तो लिव की V3 क्या हो जाएगी, लेफ्ट। क्या हो जाएगी, लेफ्ट। अच्छी वर्ब है, ध्यान रख लेना, लेफ्ट। फिर देखिएगा आगे वाला आप कर लोगे, जैसे यू खल जाएगा माई यंगर ब्रदर यस्टरडे, पहचान क्या आ गई, यस्टरडे। तो मीट की V2 क्या हो जाएगी आपकी, मैट। क्या हो जाएगी, मैट। अगला वाक्य लिखा है, न्यूटन खल जाएगा दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैक्स एप्पल, कि न्यूटन ने सेव के गिरने का जो सिद्धांत था गुरुत्वाकर्षण, उस सिद्धांत को क्या किया था, डिस्कवरी की थी। तो बताइए कि ये घटना प्रेजेंट की है या पास्ट की है, क्योंकि न्यूटन ने ये खोज पास्ट में की थी, ना कि वर्तमान में। तो कोई भी पास्ट की घटना होती है तो आप उसको V2 में लिखेंगे, वहां पे आपको एडवर्ब नहीं मिलेगी। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, तो वहां पे कोई भी प्रूफ नहीं है एडवर्ब, लेकिन अपन को पता है कि वो घटना किसकी है, पास्ट की है। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा, V2 का। तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्कवर्ड। क्या हो जाएगा आपका, डिस्कवर्ड हो जाएगा। आई होप दैट समझ गए। अगला वाक्य खल जाएगा, ही खल जाएगा यस्टरडे, ये देखो पहचान क्या आ गई, यस्टरडे, लेकिन वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव। तो कुछ भी मत करो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो आ जाएगा डिड और यहाँ पे आ जाएगी V1। V1 का मतलब है जो ब्रैकेट की वर्ब है उसको वापस लिख दो। आ गया समझ में अच्छे से। अगला नियम देखिएगा, अगला नियम क्या है, जो आपको हो सके स्कूलिंग के अंदर सर ने करवाया नहीं करवाया नहीं पता मुझे, जो अपना दिया है वो बेस्ट देते हैं, लेकिन मेरी ओर से ये एक नियम है। आप कंपटीशन क्लास में आओगे तो ये नियम कई बार रिपीट होता है, एग्जाम्पल आता है इसका SSC के अंदर, बैंक के अंदर। तो देखिएगा क्या नियम लिखा है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, और इसके बाद में आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो उसके बाद में आपको V2 का प्रयोग कर देना है। जैसे देखो इट इज टाइम, सब्जेक्ट यू, बस कुछ भी मत करो, इसकी V2 बना दो। V2 का मतलब है इस वर्ब के साथ में सिर्फ क्या जुड़ जाएगा, ED जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ED। रिमेंबर्ड, इट इज हाई टाइम, वाक्य का सब्जेक्ट यू आ गया, इसकी V2 बना दो, क्या हो जाएगी, स्टार्टेड। क्या हो जाएगी, स्टार्टेड। ओके।
अगला नियम देखिएगा, इसको मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसमें से भी सवाल आने का चांसेस है। एक आपका क्या लिखा है कि यदि वाक्य में आपको व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 मिल जाए, या तो व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 मिल जाए, या वाक्य के अंदर व्हेन मिल जाए, व्हाइल मिल जाए, एट दैट टाइम मिल जाए, तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग होगा? वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग होगा। और ध्यान रख लेना, ऐसे वाक्यों के अंदर वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग होता है तो ट्रांसलेट के अंदर ऐसा ट्रांसलेट करना है कि उसके पीछे क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। देखिएगा कैसे, जैसे वाक्य हैं, व्हाइल द डॉक्टर खर्जेगा एग्जामाइन द पेशेंट देयर वाज एन अप्रोर इन द हॉल। जब डॉक्टर रोगियों की जांच कर रहा था तो ऊपर के एक हॉल के अंदर बहुत ही क्या था बेटा, अप्रोर हो रहा था। कहने का मतलब लोग चिल्ला रहे थे, यहाँ पे वहाँ पे आवाज कर रहे थे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं पहले ही कह देता हूँ, यदि वाइल मिल जाए यहाँ टिक कर दो, इंपॉर्टेंट है, वाइल सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्ब वर्ड है। तो देखिएगा कि वाइल द डॉक्टर, अब डॉक्टर एक वचन है बहुवचन है? एक वचन है, तो एक वचन में यहाँ पे क्या कर दोगे? वॉच, और एग्जामाइन का EXAMINING, एग्जामाइनिंग। ध्यान रख लेना, जिस वर्ब के पीछे ई होता है तो ING लगाते समय ई को क्या करना है? हटाना है। यदि आपने ई लिख दिया तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। अगला देखिएगा, अशोक फेल ऑफ द लेडर। अशोक क्या हो गया? सीढ़ी से गिर गया। लेडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी। वैन ही खर्जेगा मेंट द रूफ, जब वो छत की क्या कर रहा था? मरम्मत। तो सीधा सा नियम है, वैन के बाद में V2 भी आ सकती हैं और वैन के बाद में वाज वर्ब प्लस ING भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ट्रांसलेट पे। यदि आपको वैन के बाद आने वाले वाक्य का ट्रांसलेट ऐसा मिले, रहा था, रही थी, रहे थे, तब तो वैन के बाद किसका प्रयोग कर देना? वाज वर्ब प्लस V1 के साथ में ING। लेकिन वैन के बाद में आने वाले वाक्य की पहचान ऐसे मिले कि क्रिया प्लस A की दौनी, जैसे कि व्हेन आई रीच्ड एट द पार्टी, जब मैं पार्टी में पहुंचा। व्हेन आई केम, जब मैं आया। तो क्रिया प्लस A की दौनी आए तब तो व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, और यदि पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आए तब क्या आएगा? व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ING। जैसे इसमें देखो, ठीक है ना, कि अशोक क्या हो गया? सीढ़ी से नीचे गिर गया, जब वो क्या कर रहा था? छत की क्या कर रहा था? मरम्मत कर रहा था। तो पीछे क्या आ गया? रहा था, रही थी, रहे थे। तो व्हेन ही वाज मेंडिंग, क्या हो जाएगा? व्हेन ही वाज मेंडिंग। आई होप दैट आपको समझ में आ गया। फिर देखो आगे क्या लिखा है, ऐसा सवाल आता तो नहीं है इस नियम पे, लेकिन देख लो कि व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 के बाद हेड प्लस V3 का भी प्रयोग हो सकता है जब कार्य पूरा हो चुका है। कहने का मतलब वाक्य के ट्रांसलेट में ऐसा लगे कि वो कार्य पूरा हो चुका था, तब आप उसके बाद में किसका प्रयोग करोगे? हेड प्लस V3 का प्रयोग करोगे। जैसे देखिएगा, When I arrived at the party, जब मैं पार्टी में पहुंचा। When I arrived at the party, जब मैं पार्टी में पहुंचा। My friend was not there, मेरा मित्र वहां पे नहीं था। ही खल जगह गो, तो वो क्या हो चुका था? वहां से जा चुका था। तो अब यहाँ पे आएगा he had gone, हेड प्लस क्या आ जाएगा? V3। क्लियर? अगला वाक्य देखिएगा, हाँ मार्क कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है ये भी, इसमें से भी एक सवाल आने का चांसेज है आपका, अच्छे से तैयार कर लेना। और सीधी ट्रिक बता देता हूँ, ज़्यादा ना फंसे इनके अंदर, नियमों के अंदर। हिंदी ट्रांसलेट में सीधी सीधी बात है कि कहीं पर भी वाक्य के अंदर आपका क्या आ जाए? बिफोर आ जाए। क्या आ जाए? आपका बिफोर आ जाए। और बिफोर के पहले आपका किसका प्रयोग होता है? हेड प्लस V3 का, और बाद में किसका प्रयोग होता है? V2 का। लेकिन यहाँ पे एक बात दिमाग में रखोगे, आप बिफोर देखने के बाद ये जज करोगे कि एक और आपको V2 दी हुई है, तब इधर आपको किसका प्रयोग करना? हेड प्लस V3 का। और एक और आपकी हेड प्लस V3 दी हुई है, तब दूसरी और किसका प्रयोग करोगे? V2 का। ऐसा नहीं है कि बिफोर के पहले हेड प्लस V3 और बाद में V2। कई बार बिफोर के बाद में यहाँ प्रेजेंट टेंस आता है तो यहाँ पे फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। समझ में आ रहा है? यदि बिफोर के बाद में यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा, बिफोर के पहले कौन सा टेंस आएगा? आपका फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। आगे एक नियम आएगा, बताऊंगा। अगला नियम देखिएगा, यदि वाक्य के बीच में क्या आया? आपका आफ्टर आए, तो आफ्टर के पहले किसका प्रयोग होगा? V2 का, और बाद में किसका प्रयोग होगा? हेड प्लस V3 का। तो यहाँ पर भी ध्यान रख लेना, आफ्टर के पहले V2 हो तो उसके बाद में हेड प्लस V3 का प्रयोग होगा।
फिर देखो आजकल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर से 2016 या 17-18 के एग्जाम के अंदर मैंने ऐसा देखा था कि ऐसा एक सवाल आया था कि आफ्टर को कहाँ दे दिया, शुरू में दे दिया। तो चिंता ना करें, आफ्टर को शुरू में दे दिया तो आफ्टर के बाद में क्या आ रहा है, हेड प्लस V3, तो वो कुछ भी नहीं है। आपको आफ्टर के बाद वाला जो पैटर्न था ना, ये पूरा का पूरा इसको इसके पीछे ही रखना। जैसे आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और जो V2 है वो कहाँ चला जाएगा आपका पीछे। फिर से सुनिएगा, आफ्टर यदि शुरू में आ जाए तो आफ्टर के बाद के जो पैटर्न है, जो पूरा का पूरा पीछे जो क्लॉज बचा है उनको उनके पीछे ही रखोगे और आगे वाले को कहाँ रखोगे, पीछे। उसी प्रकार मान लो जैसे बिफोर वाक्य के शुरू में आ जाए, कौन आ जाए, जैसे ये बिफोर है जो वाक्य के शुरू में आ जाए तो इसके बाद में आपकी क्या आएगी, V2 और हेड प्लस V3 कहाँ जाएगा, पीछे वाले में। ये ध्यान रखोगे आप। जैसे देखो अपने एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल, बीच में क्या आ गया, बिफोर आ गया। अब बिफोर के बाद में ये सब्जेक्ट और ये आपकी क्या है, V2। तो इसका जगह में आपको किसका प्रयोग करना है, हेड प्लस V3। तो क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट। क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट। दूसरा वाक्य है, द पुलिस कल जगह कम आफ्टर द रॉबर्ट्स हैड रन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है आपका आफ्टर, तो देखिएगा आफ्टर के बाद में आपको क्या दिया हुआ है, हेड प्लस V3 दिया हुआ है। तो 100% इधर आपकी क्या आएगी, V2। तो कम की V2 क्या हो जाएगी आपकी कैम। तो एक हर जगह आपको फिलअप की हुई होगी। एक कंडीशन देख लेनी है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, V2 गो आउट प्ले क्रिकेट आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड रेन। यहाँ पर भी आपका क्या आया, आफ्टर आया। तो देखो आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 है तो इधर आपका क्या आ जाएगा, V2। तो गो की V2 क्या हो गई, वेंट। ये देखो डाई, ये बिफोर आया, ये बिफोर के बाद में यहाँ पे क्या आया, V2। तो इसके पहले आपका क्या आएगा, हेड डाइट। क्या आ जाएगा आपका, हेड डाइट। समझ में आ गया। इस नियम को अच्छे से तैयार कर लेना, एक सवाल पक्का आएगा। अब देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जो अभी आजकल ऐसा सवाल आ रहा है, ये शुरू में आफ्टर आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। शुरू में आफ्टर आ गया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताइएगा, आफ्टर शुरू में आ गया तो आफ्टर के बाद क्या आता है, आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3 आता है। तो आप यहाँ पे किसका प्रयोग कर दो, हेड प्लस V3 का, हेड वॉश्ड। आ गया समझ में। और आगे देखो आपको ऑटोमेटिकली ये V2 दी हुई मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला देखिएगा, जो मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ 15वां नियम, कुछ भी नहीं है, वही कि यदि समय प्लस फॉर सिंस प्लस समय आ जाए तो और वाक्य पास्ट टेंस में हो तो दूसरा, अर्थात दूसरा वाक्य पास्ट टेंस में हो तो किसका प्रयोग कर देना, हैड बीन का। सीधा सा नियम है कि देखो फॉर सिंस प्लस टाइम, वाक्य के अंदर फॉर सिंस प्लस टाइम तो सबके अंदर आता है, तीनों टेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आएगा। तो अब आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें यदि कोई साइड का वाक्य पास्ट में दे दिया तो वहां पे किसका प्रयोग कर देना है, हैड बीन प्लस V1 के साथ ing। जैसे इसमें देखो, व्हेन आई रिच्ड होम कनक खाली जगह प्ले कार्ड्स फॉर एन आवर। तो देखो इसमें फॉर प्लस टाइम आ गया, लेकिन ये देखो एक साइड में एक वाक्य दिया हुआ, ये वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ये आपका पास्ट में है। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, कनक हैड बीन प्लेइंग। क्या आएगा आपका, कनक हैड बीन प्लेइंग। ये ध्यान रखोगे। अब सुनिएगा, यदि मैं इस वाक्य में से व्हेन आई रीच्ड होम को हटा दूं और केवल इतना ही वाक्य है, कनक हर जगह प्ले कार्ड्स फॉर एन आवर, तो आप किसका प्रयोग कर दोगे, कनक हैज बीन प्लेइंग। क्या आ जाएगा, कनक हैज बीन प्लेइंग। समझ में आ गया। साइड का वाक्य पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये साइड का वाक्य हटाते इसमें क्या आ जाएगा, हैज बीन प्लेइंग। जैसे देखा, द डोर बेल कजेगा रिंग फॉर 5 मिनट्स बिफोर इट वाज ओपन। तो ठीक है ना, यहाँ पे देखो फॉर प्लस क्या आ गया, टाइम, लेकिन साइड का वाक्य किस में आ गया, पास्ट में। तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, द डोर बेल हैड बीन रिंगिंग। क्या आ जाएगा आपका, हैड बीन रिंगिंग। क्या आ जाएगा आपका, हैड बीन रिंगिंग। ये आपको दिमाग में रखना है, इसमें क्या आ जाएगा आपका, हैड बीन रिंगिंग। आ गया समझ में। अगला नियम देखिएगा। अगला नियम लिखा कि यदि वाक्य में नेक्स्ट प्लस टाइम टुमारो या कोई फ्यूचर का टाइम दिया हो तो विल सेल प्लस V1 का प्रयोग करें। ध्यान रखिएगा, एक तो ये वर्ड और एक ये वर्ड दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कहीं पर भी वाक्य में नेक्स्ट प्लस टाइम या टुमारो आ जाए तो वहाँ पे विल सेल प्लस V1 का प्रयोग करें। नॉर्मली नियम में देखिएगा। फिर ये लिखा है कि यदि फर्स्ट पर्सन यानी वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी है तब तो किसका प्रयोग कर देना, शैल का। और वाक्य का सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, थर्ड में कौन आता है, ही, सी और इट, दे और किसी का नाम, तब किसका प्रयोग कर देना, विल का। और करंट इंग्लिश ग्रामर के अंदर यदि आप सब सब्जेक्ट के साथ विल प्लस V1 कर दे तो भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो देखिएगा, जैसे नेक्स्ट मंथ वी कल जगह सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन आवर स्कूल।
तो वाक्य में आ गया नेक्स्ट प्लस आपका क्या आ गया टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा वी सेल और इस सेलिब्रेट को वापस यहाँ पे क्या कर देना है लिख देना है, ठीक है ना। V1 है तो V1 को वापस रीराइट कर दो। टुमारो प्राची गो जोधपुर टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी, पहचान क्या आ गई, टुमारो प्राची क्या है आई वी के अलावा है, थर्ड पर्सन है, तो इस वाक्य के अंदर आपका क्या आ जाएगा विल और यहाँ पे वापस गो का क्या आ जाएगा गो। आई होप दैट आप समझ गए। इस नियम को मार्क कर दो, ये वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इसमें से भी सवाल आ सकता है आपका बोर्ड के अंदर। एक देखिएगा क्या नियम है, यदि वाक्य में बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस फ्यूचर टाइम दिया हो तो वहां पे विल शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। वापस देखो, या तो बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस कोई टाइम दिया है तो वहां किसका प्रयोग होगा, विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। कैसे, जैसे वाक्य देखिएगा, और फ्रेंड्स कल देगा अराइव बाई 4 PM टुडे, के जो हमारे मित्र हैं आज 4 बजे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे देखो बाई प्लस क्या दिया है फ्यूचर का टाइम, क्योंकि 4 बजे वो पहुंचेंगे, अभी 4 बजे नहीं है, फ्यूचर का टाइम दिया है, तो देखो बाई प्लस टाइम, तो और फ्रेंड्स आई वी के अलावा है तो क्या हो जाएगा विल हैव और इसके बाद में अराइव की V3 क्या हो जाएगी अराइव्ड, क्या हो जाएगी पीछे क्या लगा दो डी। आ गया समझ में। अगला देखो आई फिनिश माई वर्क बाई टुमारो, तो यहाँ पे बाई प्लस क्या आ गया टाइम, तो क्या आ जाएगा आई सेल हैव और V3 क्या हो जाएगी आपकी फिनिश्ड, क्या हो जाएगी आपकी फिनिश्ड। आगे बात समझ में, जैसे कोई भी वाक्य उठा के देख लो, ये वाला जो वाक्य था आपका अभी बोर्ड के अंदर आया था लास्ट ईयर, प्राची हर जगह कंप्लीट इज सिलेबस बाय नाउ, के अब तक है जो प्राची अपने गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी या अपना सिलेबस पूरा कर चुकी होगी, तो बाई प्लस फ्यूचर का टाइम है तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा विल हैव और पीछे डी लगा दो कंप्लीटेड। अच्छा नियम है, ध्यान रख लोगे। अगला क्या लिखा है कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने स्तर पे पढ़ लेना, इस नियम को परीक्षा में आने का चांसेस बहुत कम होता है इसका। अब आगे देखिएगा, ये भी नॉर्मली नियम है, कैसे, यदि वाक्य में फोर्सिंग प्लस टाइम हो तो फ्यूचर टेंस हो तो रिक्त स्थान में विल शैल हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। जिस प्रकार प्रेजेंट होता तो अपन किसका प्रयोग करते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 के साथ आईएनजी। पास्ट में किसका करते हैं हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो उसी प्रकार यदि साइड का वाक्य फ्यूचर में हो तो किसका प्रयोग कर देना विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस। जैसे देखो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, पहले तो इसको देखिएगा, ये कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल की समाप्ति तक, तो ये देखो बाई प्लस किसका टाइम है फ्यूचर का टाइम है। आई खल जगह टीच इन दिस कॉलेज फॉर 19 ईयर्स, कि मैं 19 सालों से इस कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँगा, तो ये देखो साइड का वाक्य फ्यूचर में है, वाक्य का सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे आएगा आई शैल हैव बीन टीचिंग, क्या आ जाएगा आई शैल हैव बीन टीचिंग, ये हो गया आपका। उसी प्रकार ये वाक्य जो आपको फिलअप करके दे दिया है, अच्छे से पढ़ लेना। ये देखिएगा नियम जो मैं आपको चर्चा कर रहा था कि केवल बिफोर को देख के नहीं, ये देखो यहाँ पे देखो बिफोर यहाँ पर भी आया है, लेकिन सुनिएगा यदि बिफोर के बाद में यदि आपका विल शैल हैव प्लस V3 आए, नहीं सॉरी, यदि वाक्य में बिफोर हो और बिफोर के बाद यदि V1 या V1 के साथ SES हो तो बिफोर के पहले क्या आएगा विल शैल हैव प्लस V3 आएगा। कहने का मतलब बीच में आपका क्या आ गया बिफोर, ठीक है ना। इसके पहले आपका या तो आएगा विल या आएगा शैल प्लस हैव और प्लस क्या आएगा V3। यदि इसके बाद में आपको या तो V1 मिल जाए या V1 प्लस क्या मिल जाए S या ES, तो ये ध्यान रख लेना। देखो एक और आपका प्रेजेंट टेंस है तो एक और आप फ्यूचर परफेक्ट आएगा। जैसे देखो वी खलजेगा रिवाइज कोर्सेज बिफोर द एग्जाम बिगिन, अब यहाँ पे देखिएगा बिफोर तो आ गया, लेकिन बिफोर के बाद में देखो ये आपकी क्या है V1 के साथ S या ES, तो अब इस खलजेगा में आएगा वी शैल हैव और रिवाइज में पीछे क्या लगा दो डी लगा दो, तो क्या हो जाएगा आपका रिवाइज। अगला वाक्य है द स्टूडेंट्स खलजेगा डिपॉजिट फीस बिफोर दे गेट देयर एडमिशन कार्ड, तो यहाँ पर भी देखो आपका क्या आ गया बिफोर आ गया, तो देख लेना उसके बाद में आपका प्रेजेंट टेंस है तो इधर आपका कौन सा टेंस आ जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट, सेम का सेम टेंस इन सब के अंदर आ जाएगा। देखिएगा लास्ट रूल बचा है आपका, अच्छी तरीके से मार्क कर दो, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना, एक सवाल इनमें से भी आने का चांसेज है। क्या लिखा है, आप ज्यादा लैंग्वेज में नहीं फंसिएगा, सीधा सीधा समझिएगा। यहाँ से समझो इस स्ट्रक्चर को, जो ऊपर लिखा है इसी को सीधे शॉर्ट में लिखा है कि यदि वाक्य के अंदर आपको इफ मिल जाए,
इफ के बाद में सब्जेक्ट मिल जाए और सब्जेक्ट के बाद में या तो यहाँ पे खाली जगह मिल जाएगी या यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, खाली जगह। तो सीधा सा नियम बता देता हूँ, यदि इफ आ जाए, इफ के बाद में सब्जेक्ट आ जाए और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे ब्लैंक मिल जाए और आगे आपको यदि विल सेल प्लस V1 आए तो इधर आपका क्या आएगा, V1 के साथ S या ES, और यहाँ पे आपका V1 या V1 के साथ S या ES दिया हुआ हो, यहाँ पे देखो V1 करना, V1 प्लस S हो तो दूसरी में क्या आएगा, विल सेल प्लस V1। जैसे देखो इफ यू खाली जगह हार्ड यू विल गेट थ्रू इन द एग्जाम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, विल सेल प्लस क्या आ गया, V1। तो अब इस खाली जगह में क्या आएगा, या तो V1 आएगा या V1 के साथ S या ES। यू एक वचन या बहुवचन, और बहुवचन होता है तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का, जो सबसे ऊपर आपने पढ़ा था, ये आ गया। दूसरा अनलेस सी रन्स फास्ट, कोई भी आए, चाहिए देखो ये सब लिखे, इफ आओ, अनलेस आओ, अनटिल आओ, लेकिन 95% आपको क्या मिलेगा, इफ मिलेगा। क्या मिलेगा, इफ मिलेगा। 95 क्या बोले तो 99% इफ ही मिलेगा ज़्यादातर। अनलेस सी रन्स फास्ट सी नॉट कैच द ट्रेन, यहाँ पर देखो अनलेस के बाद में क्या मिल गया, V1 के साथ S, तो आगे वाली खाली जगह में क्या आ जाएगा, विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1, तो क्या हो जाएगा, सी विल नॉट कैच। इस V1 को वापस यहाँ पे क्या कर देना, लिख देना। एक आपका ये नियम, और दूसरा नियम ये है कि यदि आपका इफ आ जाए, इफ के बाद में V2 आ जाए या वाजवर, तो आगे वाली खाली जगह में क्या आएगा, वुड प्लस V1। एक और वुड प्लस V1 दिया है तो इधर आपकी V2, इधर V2 है तो उधर वुड प्लस V1। जैसे एक एग्जांपल देखो, इफ यू, अब इसमें देखो एक चीज दी हुई है, क्या दी हुई है आपका, वुड प्लस V1, तो इस खाली जगह में इसकी क्या कर दो, V2, हेल्प की V2 क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। और देखिएगा इफ यू, यहाँ पे देखो दूसरी एक हर जगह दी हुई है वुड प्लस V1, तो इस हर जगह में आपका क्या आ जाएगा, V2, तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्कड। तीसरे को मार्क करो, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जो बोर्ड के अंदर लास्ट बिफोर भी इनका एक सवाल आया था, कुछ भी नहीं है, देखिएगा यदि इफ आ जाए, एक और हेड प्लस V3 दी है तो दूसरी और क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3, और ज्यादातर आपको ध्यान रख लेना एक और वुड हैव प्लस V3 दिया हुआ मिलेगा, और इफ आ जाए तो इस खाली जगह में किसका प्रयोग कर देना, हेड प्लस V3 का। जैसे देखो इफ कनक खाली जगह इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंडेड हर बर्थडे पार्टी, यहाँ देखो आपका क्या आ गया, वुड हैव प्लस क्या आ गया, V3, तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा आपका, हेड प्लस V3, हेड इनवाइटेड, क्या आ जाएगा, हेड इनवाइटेड। इसके बाद में देखिएगा और इफ यू आ गया, यहाँ पे देखो आपका वुड हैव प्लस क्या आ गया, V3, तो इसमें आ जाएगा हेड, और रिजाइन की V3 क्या हो जाएगी, RESIGNED, रिजाइन। आई होप दैट कि आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को क्या हो गए, समझ गए। ये आपका 4 नंबर का टेंस का चैप्टर था, जो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बेस्ट तरीके से समझा दिया, और आप इन नियमों को अच्छी तरीके से लर्न कर लोगे तो आपका एक भी सवाल इनकरेक्ट नहीं होगा। और थोड़ा आपको हिंदी से टेंस भी आना चाहिए, वो आप हिंदी ट्रांसलेट करके भी कोई ऐसा सवाल आ जाए तो उसका ट्रांसलेट करके निकाल दोगे। और इसकी यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो हैप्पी इंग्लिश अकेडमी के द्वारा जारी एक बुक है जिसका नाम है इजी वे टू सक्सेस, जो आपको पहले वीडियो के लास्ट में मैंने उनका मेंशन किया था फोटो, तो आप आराम से उस किताब को पढ़ सकते हो, जो कहीं आपको मिल रही है आसपास या कोचिंग से कांटेक्ट करके आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, जहां आपको आज तक बोर्ड में आए हुए सवालों का पूरा की पूरी लिस्ट दी हुई है और आंसर विथ दी हुई है। और किसी को चाहिए तो वो मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है मेरे नंबरों पे, जो नंबर यहाँ पे नीचे मेंशन किए हुए हैं, आप अच्छी तरीके से उनको लर्न कर सकते हो और पढ़ सकते हो। उस किताब के अंदर कंप्लीट प्रैक्टिस शीट भी साथ में दी हुई है, तो आप अच्छे से इन नियमों को तैयार कर लेना। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को मेरा साथ देने के लिए। एक बार इस वीडियो को आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थियों तक ये बात पहुंच सके और मेरी बात को आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उन ग्रामीण परिवेश के बच्चों को इनका पूरा फायदा मिल सके, जहां बिल्कुल भी पूरे सेशन इंग्लिश की फैकल्टी नहीं थी। आई होप दैट कि आप मेरी बात को आगे जरूर पहुंचाओगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सभी को मेरा राम जी राम वंस अगेन। थैंक यू सो मच विथ एंटीसिपेशन।